नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रामनवमी के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार के लिए, आपके सभी मित्रों, इष्ट मित्रों, संबंधियों को रामनवमी का ये त्यौहार, ये पर्व बहुत मंगलमय हो, आपका जीवन सुखमय हो, इसी कामना के साथ आज मैं बात कर रहा हूँ अधिवक्ताओं से संबंधित। और बात जब अधिवक्ताओं की चलती है तो अभी वर्तमान में हुए चुनावों की बात आ जाती है। मैं आज बात कर रहा हूँ कड़कड़डूमा शाहदरा बार एसोसिएशन के जो चुनाव कैंसिल हुए थे 21 मार्च को, उसके बारे में। अभी कल वहाँ हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई है, इसको चुनाव को लेकर के कि इसके चुनाव कब कराए जाएं और किस तरीके से कराए जाएं। दोस्तों, ये चुनाव बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ख़ास तौर से मैं कहूँ कि कड़कड़डूमा का जो चुनाव है, जो शाहदरा बार एसोसिएशन का चुनाव है, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। बहुत आसान नहीं होगा अब इस बार चुनाव कराना, इसके कई पहलू हैं। मैं सबसे पहले आपको इसके कुछ जो बिंदु हैं, ऐसे जो जो रीजंस हैं जिनकी वजह से चुनाव अब कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ रहा है, मैं उसकी आपको एक झलक देना चाहता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में स्थिति क्या है। दोस्तों, मैं थोड़े से आंकड़े आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली जो कड़कड़डूमा कोर्ट्स में, जो जिसे हम शाहदरा बार एसबीए कहें अभी फ़िलहाल, तो एसबीए की जो वोटर लिस्ट बनी वो बनी 5886 लोगों की एक वोटर लिस्ट बनी फाइनल। उसमें से प्रॉक्सिमिटी कार्ड के लिए अप्रूवल मिली केवल 5141 कार्ड्स के लिए। कुछ लोगों के कार्ड्स उसमें नहीं बन पाए टेक्निकल रीजंस की वजह से, और या किसी भी रीजन की वजह से। तो जो 5141 कार्ड बने उनमें से भी 750 कार्ड, 750 कार्ड्स जो हैं इलेक्शन वाले दिन तक भी बार में नहीं पहुंचे थे, या यूं कहूं कि वोटर्स तक नहीं पहुंचे थे, वो वहां से आए ही नहीं, ऐसा बताया गया। अब जो कार्ड बैलेंस बचे हैं, उन कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात आती है। वो कार्ड्स इलेक्शन इंचार्ज के पास पहुंचे। कायदे के अनुसार इलेक्शन इंचार्ज को उसके ऑफिस से, अपने ऑफिस से वो कार्ड कंसर्न एडवोकेट्स को देने चाहिए थे, दिए जाने थे। लेकिन जैसा मुझे बताया गया, यहाँ हुआ उल्टा। यहाँ ये हुआ कि इलेक्शन इंचार्ज साहब ने वो कार्ड जो हैं वो एग्जीक्यूटिव कमेटी को सौंप दिए, ऐसा इलेक्शन कमेटी का कहना है। जबकि एग्जीक्यूटिव कमेटी का कहना है कि नहीं, कार्ड्स जो हैं इलेक्शन कमेटी को सौंप दिए गए थे। और बाद में इलेक्शन कमेटी ने जब अपनी असमर्थता जताई कि हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं कंसर्न वोटर्स तक, कंसर्न एडवोकेट्स तक, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास वो कार्ड्स आ गए और अंततोगत्वा वो कार्ड्स, प्रॉक्सिमिटी कार्ड्स जो हैं, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डिस्ट्रीब्यूट किए। अब वहीं से झगड़ा शुरू हुआ दोस्तों। प्रॉक्सिमिटी कार्ड जब एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास आ गए, एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो फिलहाल अभी तक जो सेक्रेटरी पद पर थे, वो इस बार फिर सेक्रेटरी पद पर हैं, और उन्हीं के हाथों में सब कार्ड्स आ गए। आरोप ये लगाया गया कि उन्होंने वो कार्ड्स अपनी मनमर्जी के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन उनका किया, और कुछ ऐसे समर्थक जो दूसरे कैंडिडेट के समर्थक थे, उन तक वो कार्ड नहीं पहुंचाए गए। इसको लेकर के शिकायतों का अंबार लगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। खैर, बहरहाल 21 तारीख को जितने लोगों को तो वो मिल पाए, आरोप ये लगा कि उनमें से बहुत सारे कार्ड्स, एक दो चार नहीं, बताया जाता है कि 300 से 400 कार्ड्स आउटसाइडर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। जो एक्चुअल वोटर्स हैं, जो एक्चुअल एडवोकेट्स हैं, उन तक वो कार्ड नहीं पहुंचे। और उन्हीं प्रॉक्सिमिटी कार्ड्स, डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट नहीं कहना चाहिए, जो अनऑथराइज लोगों के पास वो कार्ड्स पहुंचे, वो कार्ड्स लेकर के आउटसाइडर उस दिन, इलेक्शन वाले दिन, अंदर घुस आए और उन्होंने वहाँ वोटिंग शुरू की। उन्होंने हुड़दंग किया, और हुड़दंग ही नहीं किया, उन्होंने इलेक्शन कमेटी के जो ऑफिस बेरर्स थे उनके साथ मार पिटाई तक की, उनके साथ गाली गलौज की, और एक हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके चलते दोपहर को इलेक्शन को कैंसिल करना पड़ा। इलेक्शन कमेटी को अनाउंस करना पड़ा कि हम इलेक्शन कैंसिल कर रहे हैं। इलेक्शन कैंसिल होने के बाद जो प्रॉक्सिमिटी कार्ड वहाँ जमा हो गए थे, जिन लोगों ने अपनी वोट कास्ट कर दी थी, उन कार्ड्स की लूट मच गई। उनको को प्रॉपर ढंग से वापस नहीं दिया गया। जो जमा होने थे इलेक्शन कमेटी के पास, वहाँ नहीं आए, और लूट मच गई। वो कार्ड जहाँ पड़े थे, जिसने जिसका जैसे दाव लगा वहाँ से वो कार्ड लेकर चला गया।
केवल और केवल मात्र 1632 कार्ड, जैसा मुझे बताया गया 1632 कार्ड्स आज की डेट में इलेक्शन कमेटी के पास बचे हैं। बाकी कार्ड्स किसके पास हैं, वो एक्चुअल उनके जो मैं कहूँ सरमाएदार हैं, दावेदार हैं इलेक्शन में, जिनको वोट डालना था, जो एक्चुअल वोटर्स हैं उन तक पहुंचे हैं, आउटसाइडर्स के पास हैं। इसको लेके आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन अब उन्हीं प्रॉक्सिमिटी कार्ड्स को अगर उन लोगों के पास रहने दिया जाए और ये 1632 कार्ड अगर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए जाए तो मामला जस का तस बना रहेगा। वही आरोप रहेंगे कि वो कार्ड्स एक्चुअल लोगों के पास नहीं हैं, वो कार्ड्स आउटसाइडर्स के पास भी उनमें से काफ़ी संख्या में कार्ड्स हैं। और अगर ऐसा हुआ तो चुनाव फिर ठीक हो पाए इसकी संभावनाएं शून्य के बराबर हैं। तो ये तो रहा प्रॉक्सिमिटी कार्ड का। अब एक दूसरा इशू आता है फाइनेंस का। फाइनेंस को लेके आरोप प्रत्यारोप जबरदस्त एक दूसरे के पास काउंटर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा आंकड़े दे दूं। नॉमिनेशन चार्जेस, जो नॉमिनेशन फीस के तौर पे कैंडिडेट से पैसा जमा हुआ लगभग 11 लाख कुछ हजार रुपए, वो इलेक्शन कमेटी का एडमिट करती है कि वो उसके पास है। उसमें से 5 लाख रुपया जो मेरे इलेक्शन जो कमेटी के जो इंचार्ज हैं एडवोकेट प्रमोद नागर, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने अपने जो अकाउंट खोला गया था इलेक्शन कमेटी का, उसमें से 5 लाख रुपया हमने ईवीएम मशीनों के लिए दे दिया। बैलेंस जो ईवीएम मशीनों के लिए पैसा 13 लाख और दिया गया, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी ने दिया। वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमेटी के इस दावे को निराधार बताते हुए, झूठा बताते हुए, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो उस वक्त सेक्रेटरी हैं, वो उनका कहना यह है कि मैंने अपने पास से 18 लाख रुपए ईवीएम मशीनों को बाय थ्रू अकाउंट्स पेमेंट की है। ये एक आरोप प्रत्यारोप है। और जो बाकी पैसे थे, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो उस टाइम के सेक्रेटरी रहे, उनका दावा यह है कि मैंने 3.5 लाख रुपया और एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से इलेक्शन कमेटी को दिया था। 11 लाख प्लस 3.5 लाख, उनके पास 14.5 लाख रुपया कैश था। और इसके अलावा ईवीएम का पेमेंट हमने 18 लाख एग्जीक्यूटिव कमेटी से कर दिया था। इसको झुटलाते हुए इलेक्शन कमेटी के इंचार्ज कहते हैं कि ये झूठ है, हमने 5 लाख रुपए अपनी तरफ से दिया, हमें 3.5 लाख रुपया कैश नहीं मिला, हमें केवल 11 लाख कुछ हजार रुपया जो नॉमिनेशन चार्जेस का मिला, उसमें से हमने 5 लाख देने के बाद बाकी खर्चा जो है वो इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में लगा दिया। अब हमारे पास पैसे नहीं है। वहीं दूसरी ओर एग्जीक्यूटिव कमेटी कहती है कि उसके पास भी पैसा अब बिल्कुल नहीं है, चुनाव हो या ना हो, वो इलेक्शन में अब खर्च होने वाले पैसे को देने में असमर्थ है। वहीं दूसरी ओर आरोप ये लगा कि जो सब्सक्रिप्शन का पैसा था, जो एडवोकेट्स ने अपना जो ड्यूज क्लियर कराए थे, उसको लेकर के जो पैसा जमा हुआ वो लगभग 60 लाख रुपया हुआ। वहीं एग्जीक्यूटिव कमेटी के उस टाइम के सेक्रेटरी कहते हैं कि नहीं, हमारे पास केवल लगभग 45 लाख रुपया आया। लेकिन ना 45 लाख का कोई हिसाब है, ना 60 लाख का हिसाब है। आज वो कहते हैं हमारे पास 1 रुपया नहीं है। ये फाइनेंशियल कंडीशन है जो बड़ी एक मैं कहूँ दुखद स्थिति बन गई है आम वोटर्स के लिए कि यदि इलेक्शन कमेटी को जो अब चुनाव होने वाले हैं, जब भी चुनाव होंगे एज पर द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो पैसा कौन खर्चेगा, पैसा कहाँ से आएगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोगों का कहना है कि जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो देने को तैयार है, वो पैसा फिर दे देंगे और उससे इलेक्शन हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वो जो कैंडिडेट्स हैं वही अगर ये पैसा और देंगे तो जो पैसा है सब्सक्रिप्शन का था वो कहाँ गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी का कहना ये है, उनके जो सेक्रेटरी थे उनका कहना ये है कि वो पैसा मैंने सारा बार ऑफिस में जो खर्चे होते हैं, जो बार एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें होती हैं, उनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर दिया। इसके अलावा एक और एलिगेशन उस टाइम के सेक्रेटरी का है कि जो वर्तमान में प्रेसिडेंट इस एग्जीक्यूटिव बॉडी के थे, वो 6.25 लाख रुपया जो पार्किंग का आता है वो अपने आप ले जाते रहे हैं उनके आदमी। और वो लोग, उनका तो उनके शब्दों में कहूँ तो वो कहते दबंगई के साथ वो पैसा पार्किंग ऑनर से लिया जाता है और वो पैसा बार में जमा नहीं हो रहा है, पिछले काफ़ी महीनों से नहीं हो रहा है, और इसलिए ये बार को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये फाइनेंशियल एक मैंने आपको पिक्चर दिखाई, इसको आप गौर करिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा बेशक इसी वीडियो को, तो उससे लगता है कि कहीं कोई जवाबदेही तय नहीं है,
कहीं कोई जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो बार में कितना पैसा आया, कितना कहाँ खर्च हुआ, इसका कोई हिसाब किताब किसी को ले सके, और उसके लिए अगर उसमें कोई अनियमितताएं हैं, कोई उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो उसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सके। ये फाइनेंशियल की बात हो गई। तीसरा, एक जो सबसे बड़ा, जो मैंने आपसे बात की थी एक दिन कि यहाँ हो सकता है कि गोली ना चल जाए इन चुनाव के बजाय। गोली तो पिछली 21 मार्च को नहीं चली, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस का महायुद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें कब ये चीज भयावह रूप ले ले, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक दूसरे के ऊपर इस तरह कीचड़ उछाए जा रहे हैं कि उनकी कोई लिमिट नहीं है। उनके परिवार को लेकर के, उनकी जाति को लेकर के, उनके निजी जीवन को लेकर के कोई कसर एक दूसरे के प्रति कोई छोड़ के राजी नहीं है। जितना भी प्रचार दुष्प्रचार किया जा सकता है वो हो रहा है अपनी अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे, मेनली फेसबुक और व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा। एक दूसरे कैंडिडेट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, गलत साबित करने के लिए, गुंडा साबित करने के लिए, एंटी सोशल एलिमेंट साबित करने के लिए इस तरह के आरोप और प्रत्यारोपों की झड़ी लगी है कि इसका रिजल्ट क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये तीसरा पहलू हुआ। चौथा पहलू ये हुआ कि चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हो, चाहे वो सेक्रेटरी का हो या अदर पोस्ट पे जो कॉन्टेस्ट कर रहे, उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली या इलेक्शन कमेटी की तरफ से जो सर्कुलर निकले कि भाई होर्डिंग्स ना लगाए जाएं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर ना लगाए जाएं, उन सबको ठेंगा दिखाते हुए होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स की एक मैं कहूँ कि बाढ़ आ गई है। एक दूसरे के प्रति बड़े से बड़ा पोस्टर लगाने की जो होड़ है, अगर एक का 6 फुट बाई 6 फुट का है तो दूसरा वहीं पर 10 बाई 10 फुट का लगाना चाहता है। तमाम कड़काडूमा के आसपास का एरिया, तमाम मेट्रो पिलर्स, तमाम मेट्रो के जो साइट्स हैं उन पर प्रेसिडेंट से लेकर के और दूसरे सेक्रेटरी और तीसरे जो और लोग हैं उन सब के बैनर्स, पोस्टर्स बहुत बड़े बड़े उसमें देखे जा सकते हैं। सिर्फ कड़काडूमा के एरिया में नहीं, ये बैनर पोस्टर की युद्ध जो है ये आसपास के 10-15 किलोमीटर तक फैला हुआ है। न जाने कितना पैसा, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, मैं कोई काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि एक एक कैंडिडेट के कई कई हजार पोस्टर्स और बैनर्स और होर्डिंग्स लगे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं सड़क के दोनों ओर, जहाँ से भी एडवोकेट्स के निकलने की संभावना है। वहाँ पर इवन गाजियाबाद तक में कड़काडूमा बार में जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके बैनर्स और पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो ये एक युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा धन बल नहीं है वो इलेक्शन के इस फ्रेम में आ ही नहीं सकता है। यहाँ के अगर चुनाव की बात किया जाए, ये एक अलग पहलू है। ये इस पहलू को भी अगर हम कर दें, थोड़ा सा अलग ले जाएं, तो जो आउटसाइडर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो पिछले चुनाव में सबने देखा। कई सौ की तादाद में, 1, 2, 10, 50 नहीं, कई सौ की तादाद में, लोगों का तो कहना हजारों की तादाद में आउटसाइडर्स कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर इकट्ठा थे। उन्होंने जो स्कैनर्स लगे हुए थे प्रॉक्सिमिटी कार्ड को स्कैन करने के लिए, वो स्कैनर्स तोड़ दिए शुरुआती दौर पे। शुरुआती जैसे ही इलेक्शन शुरू हुआ, इलेक्शन कुछ कारणों से लेट हो गया, उस वजह से भीड़ में हुई और बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हुआ, और वो सब उसको तोड़ते हुए पूरा कोई भी कानून का पालन ना करते हुए तमाम वोटर्स प्लस आउटसाइडर्स अंदर घुस आए, और जहां वोटिंग एरिया था उस एरिया में भी घुस गए, और उन्होंने, मैं कहूं कि बूथ कैप्चरिंग टाइप जो होता है वो कर लिया। अब आरोप प्रत्यारोप ये लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो उसके कैंडिडेट के, दूसरे कैंडिडेट के मेंबर्स थे, आउटसाइडर्स दोस्त थे। दूसरा कैंडिडेट कहता है नहीं मेरे नहीं थे, दूसरे के थे। इसको लेके कई वीडियोस जारी हुए हैं, कई क्लिपिंग्स जारी हुई हैं, कई व्हाट्सएप पे इसके प्रूफ दिए गए हैं एक दूसरे के प्रति। लेकिन कुल मिलाकर ये आरोप प्रत्यारोप का युद्ध अभी जारी है। ये आउटसाइडर्स अगले होने वाले चुनाव में नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई जिम्मेदारी लेके राजी नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा अहम रीज़न मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसका अहम रीज़न एक और है कि इन सबको करवाने वालों के प्रति कोई भी नोटिस तो दे दिया गया फॉर्मल,
लेकिन कोई कार्रवाई पिछले दिनों में कभी नहीं हुई। इसलिए किसी को इन चीज़ों से डर नहीं लगता। आप कहीं भी बोर्ड्स लगाएं, कहीं भी होर्डिंग्स लगाएं, कहीं पोस्टर लगाएं, कितने भी आउटसाइडर्स को ले जाएं, कितना भी हुड़दंग कर लें, कितनी भी फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज कर लें, आपको किसी को जवाबदेही नहीं देना है। आपके ऊपर कोई एक्शन होने वाला नहीं है। ये बात हर कैंडिडेट के और हर जो वोटर है उसके दिमाग में आ गई है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसको कोई एक्शन उसके लिए नहीं है, एक्शन नहीं होने वाला है। तो ये जो एक डर निकल गया है कैंडिडेट्स के दिमाग से भी और मन से भी और वोटर्स के भी और जो आउटसाइडर आते हैं उनके भी। कितना अच्छा होता कि अगर आउटसाइडर्स जैसे ही अंदर घुसे थे उनको उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होता, उनके खिलाफ कोई लॉफुल एक्शन होता, पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती। On what capacity they entered in the premises, and what capacity they entered in the voting arena, लेकिन नहीं हुआ और वही आगे भी नहीं होगा, ये लोगों को उम्मीद है। इसलिए आगे होने वाले चुनाव में ये हुड़दंग नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी लेके राजी नहीं। इलेक्शन कमेटी बनी, उसमें आरओ एडवोकेट विनोद भारद्वाज बने, इलेक्शन कमेटी के जो हेड बने वो एडवोकेट प्रमोद नागर बने। उन्होंने अपने ढंग से जैसे भी किया, लेकिन दोनों ही पक्ष, मैं दो पक्षों की इसलिए बात कर रहा हूं, जो मेन सेक्रेटरी की पोस्ट पर हैं वो सबसे ज़्यादा लीड में हैं इन एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस की। दोनों ही लोग ये कहते हैं कि ये जो है इलेक्शन कमेटी बायस्ड है, इलेक्शन कमेटी ने अपना परफॉर्मेंस ठीक नहीं किया है, जानबूझकर नहीं किया है। अब वही इलेक्शन कमेटी दोबारा चुनाव कराती है तो बहुत बड़ा दिक्कत होगी। दूसरी इलेक्शन कमेटी बनेगी तो उसके लिए कौन दुश्मनी लेगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं, मैं बिल्कुल साफ सब शब्दों में कहूँ, उनका इलेक्शन जीतने हारने से कोई मतलब नहीं है। उन्हें पता है कि वो नहीं जीतेंगे, लेकिन उनका मकसद इलेक्शन जीतने से ज़्यादा अपने आप को हाईलाइट करना है। शहर में अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा करके, बड़े बड़े बैनर्स लगा करके, बड़ी बड़ी पार्टीज अरेंज कर करके उनको केवल और केवल अपने उन मंसूबों को पूरा करना है जो उन्हें उनके फाइनेंशियल उनको बेनिफिट देते हैं। मसलन उन्हें लैंड ग्रैबिंग करनी है, उन्हें एक्सटॉर्शन करना है और उसके लिए पुलिस और पब्लिक में एक दहशत फैलाने का काम करना है। ये बताना है कि हम तो बहुत बड़े लीडरशिप के लाइन में हैं और हम ऑर्डिनरी एडवोकेट नहीं हैं, इसलिए ये हम पे हाथ कोई ना डाले। ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश कुछ कैंडिडेट्स की है। वो कतई नहीं चाहते कि इलेक्शन स्मूथ हो, इलेक्शन पीसफुल हो। उनको तो केवल और केवल हुड़दंग से काम है। और दुर्भाग्य ये है कि उनके साथ हमारे बहुत सारे एडवोकेट भाई बहन उनके साथ लगे हैं। क्यों लगे हैं? दे नो बेटर देन मी। कहा जाता है कि वो बड़ी बड़ी पार्टीज अरेंज करते हैं, बड़े बड़े लग्जरी जो उनको गिफ्ट्स हैं वो देते हैं, या उनके लिए बहुत ही, मैं कहना नहीं चाहता कि किस तरीके से उनको लुभाने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पैसे की उनके पास कमी नहीं है और उन्हें इसी चीज़ से आगे भी पैसा कमाना है। तो ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है इलेक्शंस को पीसफुल कराने में। दूसरा मैं आपको बता दूं कि एक जो सबसे भयंकर, जो मैं कहूँ सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं कहूँ, वो कड़कड़डूमा में जो बन गई है वो है जातीय ध्रुवीकरण। ये इलेक्शंस जातीय ध्रुवीकरण की तरफ मुड़ गए हैं। दो डिफरेंट कास्ट के लोग इलेक्शन में हैं, दोनों ही अपने अपने जो कास्टिज्म है उसको लेकर के बहुत सचेत हैं और एक मैं कहूँ गुटबाजी हो गई है जो बहुत ही लीगल फ्रेटर्निटी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये वास्तविकता है कि वहाँ कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया है। हालांकि ये माहौल कमोबेश सभी जगह बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दूसरी बार्स में ऐसा देखा गया, मसलन डीबीए में या स्पेशली मैं कहूँ तो हाई कोर्ट में इस तरह का ध्रुवीकरण काम नहीं किया। लेकिन लोगों को लगता है शायद ये ध्रुवीकरण, जातीय ध्रुवीकरण काम करेगा और इसके बना पे ही वो जीत जाएंगे। अपनी किसी एडवांटेज के लेकर के या अपनी किसी मैं कहूँ बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी को लेकर के या विज़न को लेकर के या अपने एजेंडे को लेकर के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग केवल और केवल जातीय ध्रुवीकरण के तौर पे चुनाव लड़ना चाहते हैं।
ये भी एक बहुत बड़ा विडंबना है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है शादरा बार के लिए कि वहाँ इसकी वो जो स्थिति है बड़ी प्रबल है। और इस प्रबल स्थिति का कुछ लोग जो मैं कहूँ अनकम्पिटेंट भी हैं लीडरशिप के लिए, वो भी इसका फ़ायदा उठाने के लिए जोड़ तोड़ में पूरी जान लगा कर जुड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह से उनको बेनिफिट मिल जाए। तो दोस्तों, मैंने कुछ चीज़ें आपसे कही, कैंडिडेट्स को सोचना चाहिए कि ये जो होर्डिंग्स और जो पोस्टर्स की वार है, जो इस तरह के लग्जरियस पार्टीज़ की वार है, इसके बावजूद भी, इसके बगैर भी चुनाव जीता जा सकता है। हमारे सामने ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो वहाँ की बार एसोसिएशन के चुनाव हुए, वहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब जीते, उनको आप नसीहत के तौर पे उनसे उनके कंडक्ट को देख सकते हैं कि इस तरह का कोई लग्जरियस कोई प्रोग्राम वहाँ नहीं किया गया था, लेकिन वो फिर भी जीते। डीबीए में सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव जो अबाउट 20 पे हमारी एक जो बहन जीती हैं एडवोकेट कुसुम लता शर्मा, मैक्सिमम वोटर्स जीती हैं, लेकिन उनके कोई बोर्डिंग, कोई होर्डिंग, कोई पोस्टर्स, कोई बैनर्स, कोई इस तरह का सोशल मीडिया पे प्रचार दुष्प्रचार कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने वोट दिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि केवल उन्हीं को वोट मिलेंगे जिनके पूरे शहर में बोर्डिंग्स लगे हों या पोस्टर लगे हों या बैनर लगे हों या जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हों, उन्हीं को वोट मिलेंगे। ऐसा नहीं है, ये सोच लेना चाहिए कैंडिडेट्स को। तो इन सारी स्थितियों को मैं शॉर्ट में आपसे कहूँ, बहुत लंबी बात हो जाएगी, इन सब चीज़ों को अब आगे आने वाले चुनाव में कंसिडर करना पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है कि ये चुनाव इतने आसान नहीं होंगे जितना समझा जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि स्पेशली यहाँ के जो सेक्रेटरी पद के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक मंच पे एक साथ लाऊं, उनसे बातचीत करूं, उनसे आपकी बातचीत करवाऊं, ताकि जो ये भड़ास है, जो ये जहर है एक दूसरे के प्रति इन चुनावों को लेकर के, वो कुछ कम हो सके, कुछ ख़त्म हो सके, मेरा प्रयास रहे। मैं ऐसा कोशिश भी करूँगा। लेकिन अभी जो मैंने आज की स्थिति आपके सामने रखी दोस्तों, वो यही है कि चुनाव इतने आसान नहीं है। बाकी मैं जो भी अपडेट्स होंगे आपको अवगत कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि कैंडिडेट्स को एक साथ बैठा करके उनकी बातचीत की जाए, उनके साथ बातचीत आप लोगों की भी कराई जाए, ताकि आप जान सकें कि किसके पास विज़न है, किसके पास जो फ्यूचर प्लान्स हैं, किसके पास काम करने की ताकत है, किसके पास केवल और केवल हृदयंग है, किसके पास केवल और केवल मैं कहूँ से वर्ड कहूँ तो बेहूदियाँ हैं, या यूं कहूँ कि केवल धन बल है, या यूं कहूँ एक जाति बल है, या यूं कहूँ कि एक मैं कहूँ कि एक दुष्प्रचार का बल है। ऐसे बल से चुनाव जीतने वालों को और प्रॉपर एजेंडा और प्रॉपर विजन के साथ इसमें चुनाव कंटेस्ट करने वाले को आपको पहचानना होगा दोस्तों। थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन पीसफुल हो जाए। इसके लिए हर संभव कोशिश हर वो जो जेन्युइन वोटर वो कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन जिनका एजेंडा ही कुछ और है, उनसे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। फिर मैं एक और नई टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। मैं ले चलूँगा आपको साकेत बार की ओर भी, वहाँ की भी मैं कुछ आपको बताऊंगा। उसके लिए नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आपको बताऊंगा जो भी बात होंगी। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।